वेलकम बच्चों। सो लास्ट टाइम हमने देखा रिफ्लेक्शन ऑफ प्लेन वेव फ्रंट। आज हमारे पास हेडिंग है रिफ्रैक्शन ऑफ प्लेन वेव फ्रंट। ठीक है। सो यहाँ पर रिफ्रैक्शन देखना है। अब रिफ्रैक्शन का मतलब क्या होता है कि जैसे अगर मान लीजिए एक आधा ट्रांसपेरेंट मीडियम है, जैसे हमारा ग्लास ले लो। ठीक है। कभी कभी जाते हैं ना हम किसी शॉप में जाते हैं तो एक ऐसा पूरा वॉल होती है ग्लास की, तो हम अंदर की चीज़ें या फिर दुकानदार बाहर की चीज़ों को देख सकता है। तो यही हमारा रिफ्रैक्शन है। देखो जैसे मिरर के सामने जाए तो मिरर के पीछे वाली चीज़ें नहीं दिखती, हम खुद को देखते हैं, दैट इज रिफ्लेक्शन। लेकिन उस ट्रांसपेरेंट मीडियम के उस साइड का भी अगर हम देख रहे हैं, मतलब वो जो लाइट है वो लाइट वहाँ से ट्रांसमिट होकर हमारे तरफ आ रहा है, दिस इज अवर रिफ्रैक्शन। सो रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट या फिर रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट रेस के हिसाब से हमने 8, 9, 10 में देखा है। ठीक है। तो यहाँ पर हम प्लेन वेव फ्रंट के हिसाब से देख रहे हैं। ठीक है। सो चलो बात करते हैं, जैसे हमने रिफ्लेक्शन में काम किया था वैसे यहाँ पर भी हमको रिफ्रैक्शन में भी काम करना है। तो सबसे पहले हमको क्या करना पड़ेगा, एक प्लेन वेव फ्रंट लेना पड़ेगा, उसको इंसिडेंट करना पड़ेगा हमें एक आधे रिफ्रैक्टिंग सरफेस पर। तो मान लीजिए कि मैं यहाँ से ले लेता हूँ, ये हमारे पास में एक रिफ्रैक्टिंग सरफेस ले लेते। ये मान लीजिए कि हमारे पास क्या है, रिफ्रैक्टिंग सरफेस, इसको मैं एक्स वाई कह लेता हूँ। ये रिफ्रैक्टिंग सरफेस है। और रिफ्रैक्टिंग सरफेस जैसे मैंने बताया ट्रांसपेरेंट मीडियम। आप जैसे मान लीजिए कि यहाँ से ये वेव फ्रंट है, 2 मिनट के लिए ऐसा निकालता हूँ मैं, ऐसा तिरछा इसके ऊपर आएगा। ठीक है। और ये जो वेव फ्रंट है, क्योंकि प्लेन वेव फ्रंट है तो इसको जो भी नॉर्मल्स है तो वो नॉर्मल क्या रहती है, वेव नॉर्मल, दे आर पैरेलल टू ईच अदर। तो ऐसा बोलेंगे कि कंसीडर अ प्लेन वेव फ्रंट ए बी बाउंडेड बाय 2 रेज पी ए एंड क्यू बी बी इंसिडेंट ऑन द रिफ्रैक्टिंग सरफेस एक्स वाई। अब ये करते 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 यहाँ तक पहुँच जाएगा। ठीक है। अब यहाँ पहुँच जाने के बाद में हो सकता है उसका जो ए पॉइंट है, पहले ए पॉइंट इसको टच करेगा। अब मैं यहाँ पे इसको मिटाकर यहाँ आ चुका है ऐसा समझ के मैं यहाँ बताता हूँ। तो मान लीजिए कि हमारा जो प्लेन वेव फ्रंट है वो यहाँ तक हमारे पास पहुँच चुका है। अब ये ए पॉइंट हो गया, ये आपका बी पॉइंट हो गया, बराबर। और यहाँ पर मैं इसको क्या कर दूँ, यहाँ से ऐसे मैं इसको रेज निकाल देता हूँ जो वेव नॉर्मल के लिए हिसाब से रहेंगे। ठीक है। तो इस तरह से मैं यहाँ से इसको रेस को मैं निकाल देता हूँ। ठीक है। अब देखिए यहाँ पर मैंने निकाल दिए हैं जो मैंने पहले कहा था। सो ये मान लीजिए कि पी ए और ये मान लीजिए कि क्यू बी। ठीक है। सो इन्हें क्या कहेंगे यहाँ पर हम, कंसीडर अ प्लेन वेव फ्रंट ए बी बाउंडेड बाय 2 रेज पी ए एंड क्यू बी इज इंसिडेंट ऑन द रिफ्रैक्टिंग सरफेस एक्स वाई। अब ये रिफ्रैक्टिंग सरफेस मान लीजिए कि ये हमारा डेंसर मीडियम है। ठीक है। ये हमारा डेंसर मीडियम ले लेते। ठीक है। और यहाँ पर ऊपर में ये मान लीजिए कि रेयरर मीडियम है, यानी प्लेन वेव फ्रंट इज कमिंग फ्रॉम रेयर टू डेंसर मीडियम। ये आप ध्यान में रखिए। ठीक है। चलो अब होगा क्या कि जैसे ये लास्ट टाइम में भी हमने पढ़ा था। ठीक है। तो जैसे यह यहाँ पर आएगा तो सबसे पहले पॉइंट ए एक्स वाई को टच करेगा और उसके बाद इसके ऊपर जितने भी बाकी के पॉइंट्स हैं, ये बाकी के पॉइंट्स क्या करेंगे, जैसे से आगे बढ़ेंगे एक एक करके फिर क्या करेंगे, वो टच करेंगे सरफेस को। तो चलो बताओ सबसे लास्ट वाला कौन सा होगा, लास्ट वाला पॉइंट होगा हमारा पॉइंट बी। ठीक है। तो पॉइंट भी यहाँ से यहाँ तक आने के लिए कुछ ना कुछ तो समय लेगा। ठीक है। मान लीजिए वो यहाँ से यहाँ तक आता है और सी तक पहुँचता है, तो उसको पहुँचने के लिए मान लीजिए टाइम लगता है, समझो टी है। कितना टाइम लगता है, टी। यानी क्या कहेंगे यहाँ पर कि पॉइंट बी रीचेज द सरफेस एक्स वाई इन टाइम टी। ठीक है। कितने टाइम में, टी टाइम में। ठीक है। अब मान लीजिए कि मैं यहाँ पर ले लेता हूँ लेट C1। ठीक है। ये हमारे पास क्या है, टाइम टी है, किसके लिए, बी से सी तक पहुँचने के लिए। और C1 जो है वो मान लीजिए कि वेलोसिटी ऑफ लाइट इन रेयरर मीडियम। अब बोलेंगे सर यहाँ पे C1 C2 क्यों ले रहे हैं, जैसे मैं यहाँ पे C2 भी लेने वाला हूँ, क्योंकि आप सबको मालूम है जैसे ही एक मीडियम से दूसरे मीडियम में क्या होगा, लाइट एंटर करेगा, वेव एंटर करेगी, तो वहाँ पे उसकी वेव लेंथ, वेलोसिटी, ये चीज़ें बदलती है। हाँ एक चीज़ है फ्रीक्वेंसी, वो कभी नहीं बदलती। और वो बढ़ेगी कि कम होगी वो एक अलग कंसेप्ट है, लेकिन बदलती तो है। तो इसलिए इसके पहले क्यों नहीं लिया, क्योंकि वो उसी मीडियम में रिफ्लेक्ट हुआ था। रिफ्रैक्शन में तो दूसरे मीडियम में जाता ना, तो वहाँ पे कम ज़्यादा होता है, इसलिए। तो C1 क्या है, वेलोसिटी ऑफ लाइट, वेलोसिटी ऑफ लाइट इन रेयरर मीडियम, रेयरर मीडियम। तो रेयरर मीडियम में लेते और यहाँ पर वेलोसिटी ऑफ लाइट, वेलोसिटी ऑफ लाइट इन यहाँ पर लेते सेकंड डेंसर मीडियम। ठीक है। तो ये आपको ध्यान में रखना है। ठीक। अब क्या होगा कि जैसे कि मैंने कहा अभी थोड़ी देर पहले, बी से सी तक पहुँचने के लिए कितना टाइम लेता है लाइट,
ठीक है, टी, और वहाँ पर देखो वो रेयरर में है तो उसकी स्पीड क्या है, c1 है। आपको अच्छे से मालूम है स्पीड का फार्मूला क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो टाइम को इसके साथ जोड़ दो तो डिस्टेंस इज इक्वल टू क्या होगा, स्पीड इनटू टाइम होगा। तो मैंने कहा डिस्टेंस यानी देखो बी से सी तक जाने के लिए कितना BC डिस्टेंस होगा, वहाँ पर स्पीड कितनी है c1 और टाइम कितना लिया हमने t। इसका मतलब हमारा BC कितना होगा, सो यहाँ पर बोलेंगे BC इज इक्वल टू c1t। BC इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, c1 इंटू टी, ये डिस्टेंस कवर करेगा, ठीक है। लेकिन उतने ही टाइम में देखो B सबसे लास्ट में आया, उसने कवर किया डिस्टेंस BC, जो मिला हमको c1t। अब उतने ही टाइम में हमारा जो A है, A ऑलरेडी टच कर चुका था किसको, XY को, तो उतने ही टाइम में अब वो क्या करेगा, आगे में पहुंचेगा। तो जैसे कि ह्यूजन प्रिंसिपल क्या कहता था, ह्यूजन प्रिंसिपल ये कहता था कि जैसे यहाँ पर आ गया, ये प्लेन वेव फ्रंट है, तो ये वेव, ये जो खुद पॉइंट है, कोई भी पॉइंट, एनी पॉइंट ऑन द वेव फ्रंट एक्ट्स एज द सेकेंडरी सोर्स ऑफ लाइट। तो यहाँ से भी क्या होंगे, ए से भी अब वेव्स निकलना चालू होंगे। अब वो वेव इधर 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 किधर भी जा सकते हैं, ठीक है। और क्योंकि स्पीड तो सेम रहती ना, भले दूसरे मीडियम में चेंज होंगी लेकिन रहेगी तो सेम। तो दूसरे मीडियम में स्पीड कितनी है हमारी, c2 है, और टाइम कितना लिया है हमने t। तो वो जो वेव्स निकलेंगी ए से, तो चाहे अगर आप बात करते हैं इधर में तो वो यहाँ तक पहुँचेंगे, इधर में तिरछे गए तो यहाँ तक, ऐसे गए तो यहाँ तक, इधर जा सकते हैं, इधर जा सकती है, ऐसे इधर आ सकते हैं, इधर आ सकती है, इधर आ सकती है, इधर इधर कहीं पे भी अगर जाती है, ठीक है। तो कहीं पे भी जाएंगे तो इतना ना, कितना डिस्टेंस कवर करेंगे वो, c2t इतना। तो अगर ऐसे सभी पॉइंट्स को अगर मैं ज्वाइन करना शुरू कर दूँ तो वो आपको क्या मिलेगा, एक सेमी स्पेरिकल सरफेस तक पहुँचेगा। कहाँ तक पहुँचेगा वो, सेमी स्पेरिकल सरफेस तक वो जा सकता है, ठीक है। सो अब करना क्या है कि मान लीजिए क्या कहेंगे हम, इन द सेम टाइम t द सेकेंडरी वेव्स फ्रॉम पॉइंट A रीच अप टू द डिस्टेंस c2t, ठीक है, c2t इतना हो जाएगा, ठीक है। सो या फिर ऐसा बोलेंगे रीच अप टू द सेमी स्पेरिकल सरफेस, सेमी स्पेरिकल सरफेस विथ रेडियस, जैसे यहाँ से ये जो रेडियस है, ये रेडियस बोलो, इधर से ये रेडियस या फिर इधर जोड़ दो तो रेडियस, वो रेडियस कितनी होगी हमारे c2t, ठीक है। तो फिर क्या करना कि c2t के हिसाब से यहाँ पर स्पीयर निकाल देना, और फिर यहाँ पर A से हम क्या करेंगे, यहाँ से आप एक नॉर्मल निकाल दीजिए। समझो ये नॉर्मल है MAN, हमने नॉर्मल को ड्रॉ कर दिया। आपको मालूम है नॉर्मल का मतलब क्या होता है, नॉर्मल जो 90 डिग्री हमको देता है, ठीक है। अब बात करते हैं यहाँ पर सॉल्व करने के। अब ये C से आप क्या करो, ये जो सेमी स्पेरिकल सरफेस मिला है, यहाँ से टेंजेंट निकाल दो, तो यहाँ से टेंजेंट कुछ ऐसे निकलेंगे, ठीक है। तो ये मान लीजिए कि CD टेंजेंट निकाली हमने किसको, सेमी स्पेरिकल सरफेस को, और यहाँ पर आप इसको क्या कर दो, अब ऐसा जोड़ दो, ठीक है। तो यहाँ से ऐसा जोड़ देंगे, देखो ये ऐसा आया था, अब ऐसा मुड़ेगा, ये हमारा हो गया जो AD है। अब देखो जैसे कि AD की बात करी मैंने, तो ये AD सेमी स्पेरिकल सरफेस की रेडियस है, तो वो रेडियस भी कितनी हो जाएंगी, AD इज इक्वल टू c2t हो जाएगी। कितनी हो जाएगी वो, c2t इतने। बस इतना सा कंस्ट्रक्शन करना, बाकी अब थ्योरी है हमारी, ठीक है। अब चलो जैसे कि मान लीजिए कि मैं इसकी बात करूँ तो इसको मैं कहूँगा आई क्या है यहाँ पर, एंगल ऑफ इंसिडेंस, क्या कहूँगा, एंगल ऑफ इंसिडेंस, आपको मालूम है। दूसरा यहाँ पर जो रिफ्रैक्टेड रे, ठीक है, तो इसको मैं कहूँगा आर को क्या कहते हो आप, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, ठीक है, यहाँ पर कहेंगे एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, ठीक। अब बात करते हैं, जैसे यहाँ पर देखो ये पूरा का पूरा यहाँ से कितना रहता, 90 रहता। यहाँ से अगर हम ऐसा लेते ना, तो यहाँ से ऐसा बोलो, ये पूरा 90 रहता, उसमें से आई अगर चला गया, ठीक है, तो ये बन जाएगा आपका 90 माइनस आई, ठीक है। तो ये 90 माइनस आई, तो मैं इसको भी कहता हूँ 90 माइनस आई। अब बोलेंगे क्यों, तो आपको मालूम है ये और ये पैरेलल है, यहाँ पर ये बन जाएगा हमारा करस्पॉन्डिंग एंगल, ये 90 माइनस आई होगा, ठीक है। अब यहाँ पर आप देख रहे हो, यहाँ पे आपका कितने का एंगल बनेगा, 90 का एंगल बनेगा। तो अब आप चेक करो ना ABC ट्रायंगल में, ठीक है, सम ऑफ ऑल एंगल्स कितने रहते हैं, 180। अगर मैं रफ में बताऊँ आपको, ABC की बात करता है, तो इन ट्रायंगल ABC, ठीक है, एंगल B प्लस एंगल C प्लस एंगल A ले लो, ठीक है, इज इक्वल टू कितना होगा, 180। ऑलरेडी A भले ही नहीं मालूम, अब देखो
ठीक है, ए यानी ये एंगल निकालना है हमको, तो बी कितना है 90 प्लस सी कितना आया है, इट इज़ 90 माइनस आई इज इक्वल टू 180। अब देखो 90 90 180, इधर 180 कैंसिल हो जाएगा, तो एंगल ए आई माइनस में, उधर जाएगा तो प्लस में, यानी एंगल यहाँ पर जो आएगा वो भी रहेगा आपका आई। ठीक है, यानी सिंपल हम कहेंगे इन ट्राइंगल ए बी सी, लिख देता हूँ मैं यहाँ पर इन ट्राइंगल ए बी सी, एंगल बी कितना है 90 डिग्री है और एंगल ए हमारे पास आता है आई। ठीक है, चलो अब यहाँ पे भी चेक कर लो, इन ट्राइंगल ए डी सी में यहाँ पे ये 90 है, आपको मालूम है जैसे ये आर है तो ये आपका आ जाएगा 90 माइनस आर। ठीक है, यहाँ से ये जो एंगल है ये 90 माइनस आर, तो जैसे मैंने कहा ये 90 है, ये 90 माइनस आई, तो ये आई बन गया। उसी प्रकार ये इन ट्राइंगल ए डी सी ये 90 है, ये 90 माइनस आर है, तो ये अपने आप आर आ जाएगा, यानी एंगल सी होगा हमारा आर इन ट्राइंगल ए डी सी। ठीक है, चलो अब इसमें क्या करते देखो, तो अब यहाँ पे प्रैक्टिकली देखेंगे ना तो ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट नहीं है। ठीक है, इसलिए जैसे हमने रिफ्लेक्शन में कॉन्ग्रुएंसी देखा था, यहाँ पे कॉन्ग्रुएंसी नहीं होंगे, तो हम यहाँ पे काम करते हैं इन ट्राइंगल ए बी सी। ठीक है, एंगल बी हो गया 90, अगर एंगल बी 90 है तो आपका जो ए सी है वो ए सी आपका हाइपोटेनस होगा। ठीक है, सो मैं यहाँ पर लेता हूँ साइन आई, आप ही बताओ साइन आई, साइन क्या कहता, अपोजिट अपॉन हाइपोटेनस, यानी बी सी अपॉन ए सी हो जाएगा, तो यहाँ पर होगा बी सी अपॉन ए सी, इक्वेशन थर्ड समझो। ठीक है, उसी प्रकार इन ट्राइंगल ए डी सी, इन ट्राइंगल कौन सा ए डी सी, एंगल डी ऑलरेडी आपका 90 है, सबको मालूम है क्योंकि ये टेंजेंट है, ये रेडियस है, आपको 90 डिग्री देगा। वैसे ही अब आप देखो ये जो आर है, आर के सामने वाली कौन है हमारी ए डी, और हाइपोटेनस फिर से क्या है ए सी, तो मैं यहाँ पर लेता हूँ साइन आर, तो क्या हो जाएगा साइन आर, आर के सामने ए डी अपोजिट अपॉन हाइपोटेनस यानी क्या हो जाएगा ए सी, हो गया, ये इक्वेशन 4 समझो। ठीक हो गया काम। अब आप यहाँ से क्या करो रेशो ले लो, सो क्या कहेंगे फ्रॉम 3 एंड 4 इनका रेशो लेते हम, तो साइन आई अपॉन साइन आर इज इक्वल टू ऊपर होगा बी सी अपॉन ए सी, नीचे होगा ए डी अपॉन ए सी कट गया तो बचेगा हमारे पास बी सी अपॉन ए डी। अब आप क्या करो यहाँ पर बी सी, आप देखो बी सी की वैल्यू कितनी है C1T और ए डी की वैल्यू है C2T, कहाँ से फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड, आप बोल सकते हैं फर्स्ट एंड सेकेंड। अब इसको सॉल्व करो तो साइन आई अपॉन साइन आर, अब देखो टाइम टी कट गया तो C1 अपॉन C2, देखो मैं जो कह रहा हूँ उसको सुनो, C1 और C2 की अगर हम बात करते भले वो एक दूसरे से अलग है, लेकिन जब तक लाइट हमारा रेयरर में एक ही मीडियम में तब तक वो बदलेगा नहीं, यानी C1 अपने इसमें फिक्स रहेंगी। उसके बाद C2 की बात करते तो यहाँ पे हो गई, यहाँ पे C1 है, यहाँ पे C2 है, वो अपने अपने फिक्स रहेंगी, C2 अपने इसमें फिक्स रहेंगी, तो इनका एक रेशो मिलेगा और वो रेशो हमको कांस्टेंट आता है और इसी को हम नाम देते म्यू, इसलिए हमारा होगा साइन आई अपॉन साइन आर इज इक्वल टू म्यू, और ये और कुछ नहीं है, इसी को हमने कहा था रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मीडियम, जो भी मीडियम यूज़ करेंगे। और आप चेक करो यही हमारा स्नेल्स लॉ है, दिस इज द स्नेल्स लॉ। ठीक है, यही हमारा क्या है स्नेल्स लॉ विच इज़ वेरीफाइड फ्रॉम दी, ठीक है, किससे होता है वेरीफाई होता है ये ह्यूजेंस वेव थ्योरी ऑफ लाइट। ठीक है, अब दूसरी बात करते हैं तो यहाँ पर ये हमारे पास क्या है, हमारे पास ये नॉर्मल है, ये अगर रे बात करते तो ये इंसिडेंट रे, इधर में ये आपका रिफ्रैक्टेड रे होगा। ठीक है, तो देखो ना इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे और नॉर्मल एक ही प्लेन में है। दूसरी बात इंसिडेंट रे इधर है नॉर्मल के, रिफ्रैक्टेड रे उधर है, तो तीसरा लॉ भी प्रूव होता है कौन सा कि इंसिडेंट रे एंड रिफ्रैक्टेड रे आर ऑन द अपोजिट साइड ऑफ द नॉर्मल, यानी दोनों तीनों यहाँ पे जो लॉज है रिफ्रैक्शन के, ऑल दोज लॉज आर वेरीफाइड बाय यूजिंग द ह्यूजेंस प्रिंसिपल ऑफ लाइट। ठीक है बच्चों, तो इस प्रकार से आपको ध्यान में रखना है कि रिफ्रैक्शन ऑफ प्लेन वेव फ्रंट उसके पूरे लॉज भी वेरीफाई होते हैं। इसके पहले हमने रिफ्लेक्शन देखा, रिफ्लेक्शन के लॉज तो पूरे वेरीफाई ऑलरेडी हो चुके थे। ठीक है, तो ये आपको इस तरह से ध्यान में रखना है।
रहेगा ध्यान में। फिर आप इसको फिर से समझो, वीडियो में आप एक दो बातें जो भी है आगे पीछे करके देखो, उसको समझने की कोशिश करो, ठीक है। और एक आधी चीज़ नहीं आती तो मैं आपको हमेशा कहता हूँ, ठीक है, आप मुझे मैसेज कर सकते हो, कॉल कर सकते हो, पर्सनल विजिट से आप और भी चीज़ें क्लियर कर सकते हो। हाँ, अब उसकी ज़रूरत नहीं पड़ती अगर आपने बराबर स्टार्टिंग से हर एक टॉपिक कनेक्टेड जो टॉपिक होते उसको देखा होगा तो। लेकिन कोई विद्यार्थी या फिर कोई भी है इसे अगर एकदम से बीच में से देखेगा या फिर पहली बार देखेगा तो शायद उसका कनेक्शन ही ना बने। उसको ये थोड़ी ना मालूम है ह्यूजेन प्रिंसिपल क्या है, वेव फ्रंट क्या है, नॉर्मल क्या है, रिफ्रैक्शन क्या होता है, रेयर मीडियम क्या है, डेंसर मीडियम क्या है, एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या है, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन क्या है। यही अगर नहीं मालूम होगा तो भाई कैसे उसको समझेगा। इसलिए यू हैव टू चेक ईच एंड एवरी वीडियो रिलेटेड टू दिस टॉपिक प्लीज़, ठीक है। ये करेंगे तो ही आपको वो मज़ा आएगा, आपको वो समझेगा, ठीक है। सो बच्चों, मुझे लगता है कि आप इसको करेंगे अच्छे से, ठीक है। अब रही बात इसके नोट्स की, तो मैं आपके व्हाट्सएप ग्रुप पे आपको वो नोट्स तो देता ही हूँ, ताकि ये तो समझने के लिए हो गया, ठीक है। आपको राइटिंग भी करनी होती है, और राइटिंग यानी लिखावट में मिलावट नहीं चाहिए। सो उसके लिए भी हम काम करने वाले हैं और करते भी हैं, ठीक है बच्चों। सो प्लीज़ आप इसको देखो। सो बच्चों, आज के लिए बस इतना ही, बाकी का कंटिन्यू करेंगे हम बाद में। टिल देन बाय।